एंड फॉर्चुनेटली एक और वेव आई और वो वेव होकर सीधी हो गई, वो डूबते डूबते फाइनली उनकी बोट जो बच गई थी. देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. अब पिछले 16 सालों से वो अपने आप को इस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसे तो गए नहीं होंगे. बाकायदा जब उन्होंने अपने लाइफ सेविंग जैकेट्स पहने, सब कुछ किया, उन्होंने अपने आप को रोप से बांधा, अपने आप को बोट से कनेक्ट किया, लेकिन वो वेव इतनी स्ट्रांग थी कि वो उछल के समुद्र में गिर गए. और जब वो वेव वॉकर उन्हें एकदम से उठती हुई दिखाई दी तो सडन एक एनर्जी आई ऑथर को, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं बोट से बंधा हुआ हूँ, मेरे लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ लाइन जैकेट्स हैं जो मुझे बचा लेंगे. फिर उन्होंने अपनी गार्ड रेल्स को पकड़ा. गार्ड रेल्स, वो जो रोप अटैच थी बोट से और उनके लाइफ लाइन जैकेट से, उसको पकड़ा और खुद को जैसे तैसे खींचते खींचते वो पानी में अपने आप को खींचते हुए वो वहां तक खुद को लेकर आए. वेव वॉकर का जो मेन डेक था वो वहां तक लेकर आए, और सब्सिक्वेंटली एक वेव आई और उस वेव ने उनको टॉस करते हुए सीधे उसके बोट के अंदर फेंक दिया. वो जैसे तैसे अपने आप को बोट तक लेकर आए. बोट में चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर से एक वेव, इतना तूफान आ ही रहा था वहां पे, वेव्स आते जा रही थी, तो एक वेव ने उठाया, वो एक वेव के झटके से वो वापस बोट के अंदर आ गए. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उनके लेफ्ट रिब्स जो थे वो क्रैक हो चुके थे. उनके माउथ जो थे वो पूरे ब्लड से फिल्ड थे, क्योंकि दांत टूट गए थे. इतना बड़ा सरवाइव किया था तो उसकी वजह से उनके दांत टूट गए थे, तो द होल माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड. समहाउ आई फाउंड द व्हील, लाइंड अप द stern फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. इतना होने के बाद भी समहाउ द ऑथर गेन द स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपने आप को वो व्हील तक लेकर गए, उसको लाइन अप करा और अगली वेव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगे कि आने वाले डेंजर के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करूं. वो अपने आप में लड़ रहे थे जो लड़ रहे थे, इसके अलावा उनकी फैमिली भी उस बोट को बचाने में काफी कुछ चीजें कर रही थी. अब ये ऑथर का स्ट्रगल था, उनकी फैमिली ने कितना स्ट्रगल किया, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. A very good afternoon, dear students. So we had reached to the point where the family had suffered and already crossed a very big giant wave and they successfully survived it. Author भी बच गए थे और वो वापस अपनी बोट पर थे. Water, water everywhere. I could feel that the ship and water below. Had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. पूरी जो बोट थी, उनकी जो शिप थी वेव वॉकर, उसमें पूरी तरह से पानी भर गया था. ऑथर को समझ आ रहा था, दिखाई दे रहा था कि सब कुछ नीचे की तरफ पूरी तरह से पानी घुस गया है, बट वो व्हील को छोड़कर, वो स्टीयरिंग को छोड़कर और वहां से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाते तो बोट को कौन संभालता. लहरें ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी आ रही थी, तो वो वहां उसको डेयर नॉट अबेंडन द व्हील. अबेंडन व्हील मतलब व्हील को, स्टीयरिंग को अकेला छोड़ के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और वो वही व्हील को संभाले रहे. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन अप एंड मैरी अपीयर्ड. सडनली वो जो सामने की कवरिंग थी, जो फ्रंट हैच था, वो एकदम से खुला और मैरी जो है, उनकी वाइफ जो है, उन्हें दिखाई दी. वी आर सिंकिंग, वो आके बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं. वो जोर से चिल्लाती है कि हम लोग डूब रहे हैं, हमारे डेक्स पूरी तरह से स्मैश हो चुके हैं. डेक जो फ्रंट पोर्शन रहता है, मतलब डेक पूरी तरह से स्मैश हो चुका है, पूरा पानी भर चुका है पूरी बोट में. और वो ऑथर ने ये सुना और मैरी को जोर से चीखते हुए आवाज लगा के बुलाते हैं कि टेक द व्हील, ले तुम व्हील संभालो, तुम अब स्टीयरिंग को संभालो. और वो दौड़ते हुए वापस उधर गए देखने के लिए कि कितना क्या डैमेज हुआ और कहाँ बोट की कैसी क्या स्थिति है. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. अब वो जो 2 क्रू मेंबर थे वो बिल्कुल पागलों की तरह वाटर पंप आउट करने में लगे हुए थे कि किसी तरह से तो बोट में से वाटर पंप करके बाहर फेंक दिया जाए, किसी तरह से तो बोट से पानी बाहर कर दिया जाए. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. ब्रोकन टिम्बर, अब वो टिम्बर की वुड की बनी हुई थी, तो जहां जहां से टूटा हुआ था, तो वो टूटे हुए जो हिस्से थे वो जहां तहां बिल्कुल अजीब अजीब से एंगल्स में जहां तहां लटक रहे थे. कुछ तो भी सिचुएशन हो रही थी उस समय बोट की. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर. सारी चीजें अस्त व्यस्त थी. ये सारी चीजें, कपड़े, क्रॉकरी, टिन्स, जार्स, बच्चों के खिलौने, या सारी चीजें उस बोट में, उस पानी में तैर रही थी. मतलब कहीं डीप पानी में से कहीं पॉप आउट होके बाहर आ रही थी. मतलब सब कुछ पूरा पानी पानी हो चुका था.
I half swam, half crawled into the children's cabin. अब जो बच्चों का कैबिन था वो आधे तैरते हुए आधे रेंगते हुए वहां तक पहुंचे। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों ने टाइटैनिक देखी है तो टाइटैनिक का जो सीन है वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब वो जो लीड मेल कैरेक्टर था उसको जब एक केबिन में हथकड़ियों से बांध दिया जाता है और शिप डूब रही होती है और वो नहीं बचा पाता है खुद को, तो रोज जो फीमेल कैरेक्टर थी वो जैसे तो भी तैरते हुए आधी रेंगती हुई उसके पास तक पहुंचती है और वो दोनों अपने आप को बचाकर बाहर आते हैं। सेम वही कंडीशन उस समय ऑथर की थी कि वो आधे हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, वो जैसे तैसे अपने बच्चों के कैबिन तक पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने बच्चों से पूछते हैं आर यू ऑल राइट, कि तुम लोग ठीक हो। तो वो बच्चे देखो कितने समझदार रहते हैं, वो बच्चे भी, जबकि वो 6 और 7 साल के ही रहते हैं, वो बच्चे भी इतने समझदार रहते हैं कि जब उन्हें सिचुएशन दिखती है तो वो एक ऊपर के बंक पे चढ़ जाते हैं। वो पूरी उस केबिन में इतनी व्यवस्था रहती है कि अपने आप को ऐसी स्थिति से बचाया जा सके। वो बच्चे भी थोड़े ऊपर में एक बंक बना हुआ रहता है उसमें चढ़ जाते हैं और वहां से जब वो पूछते हैं उनके फादर की क्या तुम ठीक हो, तो वो वहां से जवाब देते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। तो स्यू बोलती है बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव आवर आईज। अब वो जैसी एकदम से वो झटका लगा था तो वो बच्चे खुद को संभालते तब तक वो बहुत चोट खा चुके थे और बहुत इधर उधर लड़खड़ा चुके थे। तो स्यू अपने सिर की तरफ दिखाते हुए बोलती है लेकिन मेरे सर में थोड़ा दर्द है, और उसकी आंखों के ऊपर सर में एक बहुत बड़ा सा बम्प हो गया था। वो शायद कहीं बहुत जोर से टकराई थी, उसका सर एक बहुत बड़ा सा बम्प हो गया था और पूरी तरह से ब्लैक हेड हो गया था। लेकिन ऑथर के पास उस समय अपनी बच्ची के उस बम्ड हेड की चिंता करने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि अगर वो उस बम्ड हेड की चिंता करने में रह गए तो वो बोट को नहीं बचा पाएंगे और बोट को नहीं बचा पाए तो अल्टीमेटली पूरी फैमिली मर जानी है। वो बम्ड हेड तो फिर भी कैसे न कैसे रिकवर हो जाएगा। तो उन्होंने इतना सुना और वो वापस चले गए हैमर, स्क्रू और कैनवास लेकर। वो जहां जहां छेद हो गए थे बोट में, जहां जहां से पानी अंदर रिस रहा था, उसको वो कैनवास से कवर अप करके उसको स्क्रू से ठोक के और उस होल को बंद करने की कोशिश में वो लगे हुए थे ताकि एटलीस्ट थोड़ा पानी आना तो कम हो जाए। वो जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए डेक तक वापस आते हैं। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। वो एक साइड की जो एरिया था वो पूरी तरह से ओपन अप हो गया था, जिसकी वजह से हर वेव, जब भी कोई बड़ी लहर आती, उस लहर से पानी जो है उस बोट में भरता ही जा रहा था और वो बोट और ज्यादा ज्यादा डूबती जा रही थी। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अब उनके माइंड में एक ही चीज थी कि अगर मैंने कोई रिपेयर नहीं किया, अगर अभी इसी वक्त मैंने इसका कोई इलाज नहीं किया, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं की, तो डेफिनेटली हम लोग डूब जाएंगे। तो ये थॉट था उनके माइंड में और वो हैमर और कैनवास और स्क्रू की मदद से वो कैनवास उस छेद में लगा के उसको स्क्रू से ठोक के और उसको व्यवस्थित कवर अप करना चाहते थे, जिससे कम से कम थोड़ा पानी तो कम हो। कैनवास मतलब वो जो टेंट होता है उसे कहा जाता है कैनवास, वो टेंट का मोटा कपड़ा, उससे कवर अप करने की कोशिश चल रही थी। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह ऑथर ने कैनवास को स्ट्रेच करके और एक वाटरप्रूफ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन जो है उस समय दे दिया था। पानी फिर भी थोड़ा आ रहा था, हालांकि वो कैनवास था, कोई हार्ड स्टफ नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा इंटेंसिटी डेंसिटी के साथ पानी अंदर आ रहा था वो अब कम हो गई थी। अब जो है वो कैनवास की मदद से, कैनवास की वजह से पानी साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा था, बोट में अंदर घुसना कम हो गया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंडपंप स्टार्टेड टू ब्लॉक विद द डेब्रिस। अब एक क्या हुआ, ऑथर हमने सुना कि जो दोनों थे लैरी और हर्ब, वो दोनों पानी पंप आउट कर रहे थे। अब वो लोग हैंडपंप्स थे, उन पंप से पानी बाहर की तरफ पंप आउट कर रहे थे। अब पूरी शिप पे पानी पानी हो गया था और उस पानी में सारा कचरा फ्लोट हो रहा था। डेब्रिस मतलब कचरा। अब उस कचरे की वजह से जो हैंड पंप थे, जो हाथ से चलाने वाले पंप थे जिससे पानी बाहर किया जा रहा था, वो ब्लॉक हो गए। अब वो कचरा उसमें फंस गया तो वो हैंडपंप चोक हो गए। एक और नई मुसीबत, एक से छूटे तो दूसरी मुसीबत आ गई। एंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अब जो इलेक्ट्रिक पंप था वो केबिन में रखा था, पानी घुसा तो उसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब पानी का क्या करें, हैंडपंप चोक हो रहा है, इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वजह से जो वाटर लेवल था इट रोज थ्रेटनिंगली मतलब बहुत ही डरावने स्तर पर पानी जो है वो बढ़ने लगा। वापस वो डेक पर आए।
डेक पर मतलब वो जो पूरा जो शिप, जो बोट चलाने वाला मेन कैप्टन रहता है, उसका जो रूम रहता है उसको डेक कहते हैं। वो वापस डेक पर आए। डेक पर उन्होंने देखा 2 स्पेयर हैंडपंप्स पड़े, पूरी तैयारी से आए थे। 2 हैंडपंप खराब हो गए, इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गया, लेकिन 2 स्पेयर में एक्स्ट्रा में उन्होंने हैंडपंप्स रखे ही थे। along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। अब उनका जो मेन एंकर था, जो मेन मास्ट था, वो सारी चीजें भी पूरी तरह से खराब होने लगी थी, पर उन्हें फाइनली एक जो स्पेयर, जो 2 हैंडपंप्स पड़े हुए थे, उन्हें वो मिले। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैव अनदर इलेक्ट्रिकल पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अब उनको फिर एकदम से कहीं याद आया कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप भी पड़ा है उनके पास में। अब वो पंप चलने की कंडीशन में है, नहीं है, क्या है वो नहीं पता था, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पंप जो था वो उनके पास था। वो उस इलेक्ट्रिक पंप को नीचे चार्ट रूम फ्लोर जो था, जहां पे चार्ट्स और वो सारी चीजें, सारे कनेक्शंस थे, वहां से उसको उठा के लेकर आए आउट पाइप। वो पाइप जो पानी को बाहर की तरफ फेंक रहा था, उससे कनेक्ट किया और थैंकफुली वो काम कर रहा था। So now the water level, they had a hope that the water level will reduce. So I hope you must have understood this much. We'll move on further in our next class. Thank you. Good afternoon, students. So in our last class, we had studied that finally somehow the family managed to survive the wave, and now they were going on with the repairs of the damages that the boat had survived। वो जो damages उस बोट के हुए थे, उसकी रिपेयरिंग का वर्क अब उन लोगों ने शुरू किया था, और फाइनली पंपिंग एंड ऑल से पानी जो है वो थोड़ा कम हो गया था। अंदर जो पानी आ रहा था बह के, और जो भी जहां पे भी होल्स थे, लूप होल्स थे, उन जगहों को कैनवास से कवर अप करके ऑथर और उनकी पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. So the whole night they kept on somehow managing the situation with an endless, bitterly cold routine। एक endless routine था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई एंड ही नहीं है, और भयंकर वाली ठंड थी, तो उस bitterly cold में एक ही रूटीन था, पंपिंग, पानी पंप करना बाहर की तरफ, स्टीयरिंग, व्हील को स्टीयर करते रहना, ताकि स्टीयरिंग व्हील को संभालते रहना ताकि बोट डिफ्लेक्ट ना हो, एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स मीन्स द लास्ट डे कॉल्स, द डूम्स डे कॉल्स, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि खत्म होने वाला है सब कुछ, और वो आखिरी दिन भी हम चिल्ला रहे हैं, हेल्प के लिए, मदद के लिए बुला रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देयर वॉज नो वन अराउंड, मतलब उनकी एक वो आखिरी, ऐसा लग रहा था उन्हें कि आखिरी उम्मीद, आखिरी कोशिश भी कोई नहीं सुन रहा है, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. Which was definitely not surprising because they were in the remote corner of the world. Remote corner मतलब बिल्कुल किसी ऐसे कोने कुचारे में थे जहां कोई भी कनेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो जब उन्हें अपने कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो सोचते हैं कोई नई बात नहीं है, हम ऐसी बिल्कुल कोने वाली जगह में हैं, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर में हैं, बिल्कुल ऐसी एक डिजोलेट प्लेस में है कि वहां आसपास दूर दूर तक किसी से भी कांटेक्ट करना या फ्रीक्वेंसी कैच कर पाना पॉसिबल नहीं है। Sue's head had swollen alarmingly। सुजैन उनकी बेटी, याद है उसको सिर पे एक बहुत बड़ा बम्प हो गया था। तो अब ऑथर ने देखा, अब उन्हें टाइम मिला कि थोड़ी सी फुर्सत मिली कि वो अपने बच्ची के बारे में देखे, उसको सोचे, तो उन्होंने देखा कि उसका सिर जो है वो पूरी तरह से सूज गया था। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी आंखें 2 बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी काली काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और उस बच्ची में देखो कितनी समझ थी कि उस सिचुएशन को देखते हुए वो तो सिर और आंखें और वो तो उसके फादर को दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ पे भी एक बहुत डीप कट था, एक बहुत गहरा कट लग गया था। वो उस लड़की ने उस समय नहीं बताया था क्योंकि पता है कि उसके फादर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे। तो अब जब थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी तब जाके उस लड़की ने अपने फादर को अपने हाथ पे उसकी आर्म पर जो एक डीप कट हुआ था वो दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I don't want to worry you when you were trying to save us all। उसके फादर ने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, you are surviving so many injuries, इतनी सारी इंजरीज हुई हैं तुम्हें, तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था कि हाथ पे भी लगा है और भी चोटें हैं। तो वो लड़की, she was just 7 years old, that 7-year-old girl said,
Okay, when they left, she was 7 years old, and it was now around 3.5 years they have left, but not more than 10. वो 10-11 साल की लड़की थी. वो 10-11 साल की लड़की अपने फादर से कहती है कि मुझे आपको परेशान नहीं करना था जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. आई डिडंट वांट टू वरी यू. मुझे आपको और परेशान नहीं करना था. आप ऑलरेडी हम सबको बचाने में परेशान थे. आई डिडंट वांट टू वरी यू मच. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control. अब 3 जनवरी की सुबह होते होते पंप्स की मदद से वो जो वाटर लेवल था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया था. इतना कि एटलीस्ट वो लोग 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे. रात भर उन्होंने, मतलब जब से वो वेव सर्वाइव किया था तब से बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था. कॉन्स्टेंटली वो काम कर रहे थे. तो अब जाके फाइनली उनको 2 घंटे का रेस्ट मिला, वो भी रोटेशन में, कि पहले ये 2 घंटे रेस्ट करेगा, फिर वो 2 घंटे, फिर वो ऐसे करके वो रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. फिर भी कहीं ना कहीं, मतलब एक लीकेज जो था वो रह गया था, जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था. वाटर लाइन के नीचे था, इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे और वो उसको देख नहीं पा रहे थे. वो उस चीज को कहीं लीक है इतना पता है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता पड़ रहा था. तो उसको ठीक से वो उस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पा रहे थे. सो अब ये सिचुएशन थी कि somehow they had survived, but still there was a long way to go. I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब उन्होंने अपनी शिप के और डैमेजेस को देखा, तो उन्होंने देखा कि जितनी भी वो बोट की जितनी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे या फिर जो मेन रिप के जो फ्रेम्स थे, वो सारे जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. कुछ थोड़े बहुत कार्डबोर्ड पार्टीशंस हैं जिसके सहारे वो टिका हुआ है. और अगर तुरंत रिपेयरिंग नहीं मिली उस बोट को तो कुछ भी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है. आगे अगर ऐसी कोई भी वेव आती है तो फिर वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे. उस बोट में इतना डैमेज हो गया था. अब जब उनकी बोट वेव वॉकर को उस वेव ने हिट किया था, उस वेव के हिट करने के बाद 15 घंटे बीत चुके थे. 15 घंटे, और अपने आप को वो इतना स्ट्रांग रखने की और अपनी बोट को इतना कोशिश कर रहे थे वो कि बहुत एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंच जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था. ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंच जाए, वहां जाके उनको हेल्प मिल जाती बोट के लिए भी और अपने लिए भी, फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते. लेकिन उसमें इतनी भी नहीं थी, उस बोट की ऐसी भी कंडीशन नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच सके. I checked the charts and calculated then that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. अब फिर यहां काम आती है स्किल्स. अब 16 साल तक उन्होंने क्या किया, इन्हीं स्किल्स को तो अपना पूरा कवर अप किया था. अब उन्होंने चार्ट्स देखे और सारे मैप्स देखे. ये चीजें पहले उन्होंने पढ़ना सीखी होंगी. ऐसे नहीं पढ़ सकते आप चार्ट्स और मैप्स. और वो चार्ट्स भी रहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन रहते हैं कि अब पानी में कौन सा रास्ता दिख रहा है कि इधर पलट जाओ, यहां से पलटना है तो वो आइलैंड मिलेगा. नहीं, वो कंपास के सहारे होता है और वो चार्ट्स के हेल्प से होता है. तो जब उन्होंने अपने चार्ट्स वगैरह पूरे देखे, कैलकुलेट किया, सारे कैलकुलेशंस मेजर किए, तो पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट में पलटने के बाद कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. और उसमें से एक जो है वो आइल एम्स्टरडैम, वो फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है. मतलब वो साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जो है वो बेस बनाया गया है. तो वहां पर उनको काफी हेल्प मिल सकती थी. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब उनकी आखिरी उम्मीद थी कि उस इतने बड़े से ओशन में वो छोटा सा तिनका, इतने बड़े ओशन में वो आइलैंड तो एक छोटा सा तिनका ही हुआ. सो पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन मतलब इतने बड़े समुद्र में तिनका ढूंढना. तो उनके लिए वो छोटे से तिनके का सहारा ही सब कुछ था. अगर उनको वो सहारा मिल गया तो वो बहुत इजीली सरवाइव करके आगे निकल सकते थे. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. But again a but, जरूरी था कि विंड और सी दोनों उनकी मदद करें. अगर तेज हवा का झोंका आया तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं. अगर पानी समुद्र में जैसे अभी थोड़े
कुछ घंटों पहले लहर उठी थी, अगर वैसी लहर उठी तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, और एक बार रास्ता छूटा तो पलट के वापस आना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो वो सोचते हैं कि अगर पानी और हवा और समुद्र ने साथ दिया तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब एक और चीज हुई कि जो उनका ऑक्सिलरी इंजन था, ऑक्सिलरी मतलब जो हेल्पिंग इंजन था, वो हेल्पिंग इंजन उनका पूरी तरह से उस वेव में खराब हो गया था। तो जैसे तैसे उनको अपने आप को खींचते खींचते जैसे तैसे भी सेल करते हुए उन आइलैंड्स तक पहुंचना था। सो अब कहीं ना कहीं उनको अपनी स्थिति मैनेज करनी थी, एंड फाइनली दे लेफ्ट एवरीथिंग टू द डेस्टिनी, और वो उसकी तरफ निकल पड़े। थैंक यू।